सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी गई, लेकिन उससे संबंधित मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर करवाए जाए। कंप्लेन ये आती है कि जो क्वेश्चंस आंसर नहीं करवाते हैं तो क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको क्लियर कर देना चाहेंगे। और एक बच्चे ने ये भी कमेंट्स किया था कि बहुत और पहले जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सिविल एग्ज़ाम्स में, उनको क्या नाम है, नए क्वेश्चन बताइए। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि सिविल के एग्ज़ाम में, वो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, उसमें नए पुराने और बहुत पहले पूछे जाने से मतलब नहीं है। जो किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट है उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस तो आपका ख़त्म होगा नहीं, सिलेबस वही रहेगा। अगर सिलेबस चेंज होता है तो उसमें नई चीज़ें आएंगी, सिलेबस वही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर चेंज होता है तो बस इतना होगा कि आंकड़े चेंज कर दिए जाएंगे, वो हर तीसरे महीने पर और चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चंस कुछ लेते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। तो उसमें आपका दिया हुआ नंबर 1 कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं, यानी प्राथमिक क्षेत्र, बद्ध क्रियाएं, बी नंबर दूसरा है, या उसको आप बी कह लीजिए, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। तीसरा आपका है विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ये आपका, और चौथा है सेवाएं। सेवाएं, तो इसका आंसर ये होगा सेवाएं। क्यों? क्योंकि हम जब आर्थिक वो पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, तो उसमें विकासशील, विकसित और अल्पविकसित देशों को समझाते समय मैंने ये बताया था कि जैसे कोई देश अल्पविकसित थे, विकास की ओर तब अग्रसर होता है जब उसमें प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र का योगदान उसके राष्ट्रीय आय में कम होता जाए और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाए, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाए। तो ये देखिए कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं आपका उसमें आ गया प्राथमिक क्षेत्र में, निर्माण एवं उद्योग ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ गया, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति ये सेवा क्षेत्र का ही अंश है। तो आप सेवाएं कह दिए, क्योंकि सेवाओं में और बहुत सी, जैसे मुद्रा एंड बैंकिंग है, ये भी उसमें आ जाएगा आपका, और संपदा भवनों का स्वामित्व, वैयक्तिक सेवाएं, ये सब भी आएंगी। तो ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने इसको भी डाल दिया जो सेवा क्षेत्र का ही अंश है। उसमें हम लोग जब पढ़ रहे थे कि सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करता है, तो वह 3 क्षेत्रों में समस्त अर्थव्यवस्था को बांटता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र उसमें बांट करके ये राष्ट्रीय आय गणना करता है। तो सेवा क्षेत्र क्या नाम, ये आपका सेवाएं जो हैं वो सेवा क्षेत्र में आएगा, ये भी आएगा को। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए अब लोग समझेंगे अच्छा ये सेवा क्षेत्र का है तो इसको कर देंगे, लेकिन सेवा क्षेत्र में और भी चीज मदें हैं तो वो भी उसमें समाहित हो जाएंगी। तो इसमें आपका आंसर ये हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है जो राष्ट्रीय आय से ही पूछा गया है, लिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत की जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा रहा है। उसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक रहा है।
आपके GVA में, ग्रास वैल्यू एडेड में, GVA ग्रास वैल्यू एडेड में, वो जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि GNPAT फैक्टर कास्ट, GNPAT मार्केट प्राइस, तो उसमें मैंने एक बाल्टी फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप लोग अपनी क्या नाम है, सेवा और उसकी लागत को जोड़ते गए, तब जाकर के वो फैक्टर कास्ट पर मिला था, फैक्टर कास्ट आया था। उसमें फिर परोक्ष कर को जोड़ दिया गया और सब्सिडी को घटा दिया गया, तो आपका GVA वही है। तो GVA में सर्वाधिक अंश किस मद का था, ये क्वेश्चन पूछा गया 2018-19 में। तो व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार पहला ऑप्शन है, वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं, भवन निर्माण, ये सब था। तो उसका आंसर ये है आपका वित्तीय, वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं, ये आपका आंसर होगा बी वाला। एक स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2009 और 2013 में भारत के सकल घरेलू बचत की उपलब्धता दर प्राप्त हुई थी। यह भी आपके उस पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपका बी का क्वेश्चन है 2010-2012 में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहेंगे। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। एक क्वेश्चन फिर उसी से पूछा गया कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिया हुआ खनन एवं उत्खनन, परिवहन और संचार, ए खनन व उत्खनन, बी परिवहन एवं संचार, सी आपका है होटल, डी आपका है वानिकी व मत्स्य, ये पूछा गया कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्या कौन सा है। तो खनन व उत्खनन आप उसमें देखेंगे वीडियो में जो विभाजन किया गया, तो उसमें खनन व उत्खनन ये आपका आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, और वानिकी और मत्स्य आ जाएगा प्राइमरी क्षेत्र में। तो आपका आंसर क्या हुआ, बी एवं सी। तो एक ऑप्शन उसमें दिया है बी एवं सी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी एंड सी। ये दोनों सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आप सारे वीडियो मेरे उठा करके नेशनल इनकम से जो रिलेटेड उठा देखिए। तो और ये क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, उनको देखिए, तो बिल्कुल आपको ये लगेगा कि यह क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं जिन टॉपिक्स को मैंने आपको बताया है 5 वीडियोस में,
नेशनल इनकम के। और सॉल्व करवा देते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। वो एक क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो इसमें आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, और उसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो उसमें CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, उसका आंसर हो जाएगा आपका CSO द्वारा। ये आपका ऑप्शन है बी, CSO बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। या अब थोड़ा सा एग्जामिनर को ये पूछा तो नहीं गया, लेकिन अब यहाँ जो अगर पैटर्न चेंज कर सकता है तो ये पूछ सकता है कि भारत में CSO के गठन से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता था। तो आपका हो जाएगा, वो मैंने बताया है, वीडियोज मेरे उठा करके देखिए, उसमें इससे पहले राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय आय समिति करती थी। केंद्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति करती थी इसके गठन से पूर्व। राष्ट्रीय आय समिति, उसमें मैंने ये बताया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय आय समिति के। इसका गठन 1949 में किया गया था। फिर इसके 2 भारतीय सदस्य, डॉक्टर BKRB राव और प्रोफेसर DR गाडगिल, और 3 विदेशी सलाहकार थे इसके। उसमें थे साइमन कुजनर, डॉक्टर डर्कसन और JRN स्टोन। ये सब मैंने बताया है। तो अगर क्वेश्चन मान लीजिए पुराना आपको लग रहा है कि बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो नया करने के लिए ये पूछ सकता है कि भारत में CSO के गठन के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता था। तो राष्ट्रीय आय समिति करती थी। इसका गठन 1949 में हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो मेरे वीडियोस हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड जो पढ़े हुए हैं, उन वीडियोस को आप देखिए, और पिछले 10 साल के सवाल में आंसर उठा करके आप देख लीजिए। वो जो आप लोगों के यहाँ बताया गया वीडियोस में, उससे कतई बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। बस थोड़ा सा उसी को पूछने का पैटर्न बदल सकता है, या बदल दिया जाता है, या बदल दिया होगा। बाकी सारे सब कुछ वही है। और कुछ आंकड़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो तो भाई हर 3 महीने बाद चेंज हो सकते हैं, होते रहते हैं। तो और क्वेश्चंस आपको बता दें जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 2011-12 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2018 वर्ष में कितनी थी। ये देखिए आप का उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी 7.2। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो आपका ये पूछा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में राष्ट्रीय आय, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, स्थिर रहता है, परिवर्तित रहता है। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान यानी सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। आपको मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे ढंग से समझा दूं, वो वीडियोस में पहले मैंने आपको बताए हैं, लेकिन होता क्या है कि जीडीपी में विकास के साथ जैसे जैसे विकास होगा आपका जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, का अंश क्या होगा, कम होगा। द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग विनिर्माण
द्वितीय क्षेत्र, एक क्षेत्र, और ये भी कम होगा, द्वितीय क्षेत्र का भी अंश कम होता जाएगा आपका। और तृतीय क्षेत्र का अंश क्या है? तृतीय क्षेत्र का क्षेत्र आपका ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं एक आंकड़ा देता हूं कि 1950 में 51 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्षेत्र का अंश जो था वह 55 इसका प्राथमिक क्षेत्र का अंश 1950-51 में ये था 54.4%, जो धीरे धीरे कम होते हुए ये 2018-19 में 18-19 में ये कम होते होते ये आपका आ गया 16.1%। और फिर क्या हुआ, 1950-51 में ही प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो 15% था, 15% था, वो बढ़ करके 2018 और 19 में ये 29.6 हो गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? और सेवा क्षेत्र का देख लीजिए, ये तो द्वितीय क्षेत्र का है, ये प्राथमिक क्षेत्र का है, ये द्वितीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का देख लीजिए, सेवा क्षेत्र 1950-51 में सेवा क्षेत्र का अंश जो था जीएनपी में, जीडीपी में, वो था 29.6, जो 2018-19 में ये बढ़ करके हो गया आपका 54.3। तो जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और द्वितीय क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है और द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंश कितना था? 50-51 में 54.4% था, जो धीरे धीरे कम होते हुए 2018-19 में 16.1% हो गया। ठीक। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 50-51 में 15% था और 2018-19 में बढ़कर के 29.6% हो गया। फिर सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का योगदान जो 1950 में 51 में 29.6 था, वह 2018-19 में बढ़कर के 54.3% हो गया। यानी अगर किसी देश के विकास को देखना है तो उसमें आप जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का अंश देखिए, तो यह क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम होता जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाएगा। प्राथमिक से ज़्यादा द्वितीय का होगा, द्वितीय से ज़्यादा तृतीय का होगा। तो यह क्वेश्चन भी आपका आ गया और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और है, वो भी आपको बता दें जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे।
निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। ये आपका क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें दिया हुआ मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो आपका ये हो जाएगा डी वाला, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके आईएएस में पूछा गया है। वह है वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। क्या क्वेश्चन है, किसका ध्यान? जनसंख्या वृद्धि दर का, मूल्य की वृद्धि दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, वेतन में वृद्धि की दर का। तो आपका हो जाएगा आंसर सी वाला, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ये जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट ए फैक्टर कास्ट, ठीक है। यानी मार्केट प्राइस मतलब चालू मूल्यों पर, फैक्टर कास्ट ये स्थिर मूल्यों पर। तो ये हमने आप लोगों को बताया था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस यानी चालू मूल्य पर जीएनपी सदैव अधिक होगी स्थिर मूल्यों पर जीएनपी से। तो वही क्वेश्चन से यहाँ से पूछा गया है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस में या चालू मूल्यों पर जीएनपी में हमेशा मुद्रास्फीति का प्रभाव देखा जाता है, मांग का प्रभाव देखा जाता है। इसलिए जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस हमेशा अधिक होगी जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट से। मेरा वीडियो ये उठा करके देखिएगा, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका आंसर ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। राष्ट्रीय आय क्या शो करता है? तो उसमें आपका आंसर है बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जीवीए पर बेसिक प्राइसेज, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी। ये आपका आंसर हो जाएगा जीबीए पर बेसिक प्राइसेस, जीबीए पर बेसिक प्राइसेस, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जीबीए पर बेसिक प्राइसेस यानी स्थिर मूल्य पर जीएनपी या जीडीपी, आपका आंसर वो हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है,
नहीं, ये दूसरा है, दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका मैंने स्टेप बाय स्टेप आंसर बताया है, साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है कि इसका आंसर क्यों ये होगा, ए होगा कि बी होगा, क्यों होगा, ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो आप इसके क्वेश्चंस आंसर भी देख सकते हैं, और जो वीडियोस मेरी देखेंगे आप उसमें, तो उन वीडियोस में और भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको ये सोचना है कि इन वीडियोस में कौन कौन से क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं, उसको तोड़ करके पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।